वेलकम गाइस। सो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुका है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर, उसकी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, आज से ही स्टार्ट कर दो। तो आज हम आपके लिए लेके आए एमसीक्यू टेस्ट फॉर फिजिक्स। ठीक है, आपकी साइंस जो है वो 10 मार्क्स की है। इसमें सब इंस्पेक्टर में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे। ये आपकी क्विक रिवीजन है क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहा है। तो क्विक रिवीजन में मैं आपको सारे कंसेप्ट भी बता दूंगा जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जिनमें से आएंगे आपको। तो फिजिक्स में पहले हम देख लेते हैं टॉपिक कौन से आपके, ठीक है, जिनमें से क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम है वो जेके एसएसबी कंडक्ट करने जा रही है, ना कि जेके पुलिस। ओके, सो हमें जेके एसएसबी का ही पैटर्न फॉलो करना होगा। ठीक है, सो फिजिक्स के जो मेन टॉपिक्स हैं आपके मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हार्डली इनसे एक दो क्वेश्चन बाहर आएंगे, 8-9 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। सो आज हम मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, यहाँ तक हम एमसीक्यूज और उनके कंसेप्ट्स देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज a particle is moving in a circular path of radius r, the displacement after half a cycle would be। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, दैट इज जो इनिशियल पॉइंट जहाँ से बॉडी चली एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट, वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी होगी कहीं पे भी, आपने कुछ नहीं करना है, फिगर ड्रा करके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्कुलर मोशन भी है बॉडी जिसका रेडियस आर है, सर्कल का रेडियस आर है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है आफ्टर हाफ अ साइकिल। तो सर्कल का हाफ साइकिल हो गया आपका ये, तो यहाँ से स्टार्ट किया आपने और यहाँ पे एंड किया, दैट इज ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। अगर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलता तो टोटल पाथ, ये पूरा पाथ की लेंथ निकालनी थी। ठीक है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोला गया, तो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्टेंस क्या होता है सर्कल का, ये तो डायमीटर होता है, तो अगर रेडियस आर है तो डायमीटर उसका डबल होता है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। अगर इसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलता तो डिस्टेंस ये वाला पाथ हो जाता है, ये वाला पूरा। ठीक है, अब सर्कल का जो टोटल लेंथ होती है जिसको पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। अगर उसने पूरा एक चक्कर काटा होता तो कितना डिस्टेंस हो जाता, 2πr, लेकिन इसने आधा चक्कर काटा तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका हाफ, 2πr डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल इज इक्वल टू πr। तो ये कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा होता तो πr आंसर होता, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो 2r। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को वो बोल सकता है कि पूरा चक्कर काटा उसने, पूरा चक्कर काटा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है, डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब सपोज किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया है और पूरा सर्कल जब वो ट्रैवल कर लेगा तो वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो उनके बीच का डिस्टेंस जीरो हो गया, उनके बीच का जो लेंथ होगी वो जीरो हो जाएगी, इट मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो। और इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पूरे सर्कल का पेरीमीटर, और पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो बोल सकता है 1.5 रोटेशन की है, 1.5 रोटेशन, 3.5 रोटेशन की है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लेना। 1.5 रोटेशन की है तो कितना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक रोटेशन में डिस्टेंस आ गया 2πr, और एक आधी रोटेशन और की है, हाफ रोटेशन और है, तो हाफ रोटेशन का कितना होता है, अभी बताया, हाफ रोटेशन का डिस्टेंस होता है πr, तो 3πr आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का। और डिस्प्लेसमेंट का इस केस में क्या आंसर आ जाएगा, देखो अगर 1.5 रोटेशन कर रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया तो ये आपकी होगी 1 रोटेशन और हाफ और करनी है, और ये होगी आपकी हाफ, यहाँ पे पहुंचेगा, अगेन वही केस बन गया। डिस्प्लेसमेंट देखो फिर से वही होगी, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर से वही आएगा 2r डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आपका 1.5 हुआ, 2.5 हुआ, 3.5 साइकिल हुआ, 4.5 साइकिल हुआ, 5 कितना भी हुआ, अगर उसके साथ हाफ साइकिल हुआ तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर हमेशा यही रहने वाला है 2π। डिस्टेंस का आंसर चेंज होता रहेगा, डिस्टेंस का आंसर आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस का आंसर चेंज होता रहेगा, वो आप फिर ऐड अप कर लेना। सपोज 3.5 रोटेशन बोल दिया उसने, तो आपने क्या करना है, 3 रोटेशन का, 1 रोटेशन का कितना होता है 2πr, तो 3 रोटेशन का कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 6πr। ये हो गया 3 रोटेशन का। और हाफ रोटेशन का कितना होता है, 2πr का हाफ, 2 कैंसिल πr होता है, तो πr एक बार और ऐड हो जाएगा, 7πr हो जाएगा। ठीक है, 7πr हो जाएगा, 6πr प्लस πr 7πr। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1 और इक्वल टू और लेस देन 1। तो अगेन वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये कंसेप्ट है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट वो या तो डिस्टेंस से लेस होगी या डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है, बट डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, ये याद रखना अपनी, ये रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी ही होगी डिस्टेंस से, बट एक केस ऐसा आता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। वो कौन सा केस होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा,
स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, उस केस में आपको याद रखना, आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। वो तब इक्वल होते हैं जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। बिकॉज सपोज देखो ये ए पॉइंट से एक बॉडी चली और स्ट्रेट डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया बी पॉइंट तक की, ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस 5 मीटर है। अब यहाँ पे मैं पूछता आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ यहाँ पे 5 मीटर ही उसने कवर किया, तो डिस्टेंस 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। इस केस में यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिकॉज स्ट्रेट डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सो इस केस में डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। अब अगर सपोज ये केस है, पहले ए से बी गया और बी से सपोज यहाँ पे आया सी, ए बी सी, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हो जाएगा 2 + 3 5, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी ए और सी को इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जॉइन कर दो इस लाइन की लेंथ, और इस लाइन की लेंथ का आंसर जो आएगा वो हमेशा इन दोनों के सम से कम ही आएगा। इन दोनों का सम 5 था तो 5 से कम ही आएगा हमेशा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कम होगी। तो डिस्प्लेसमेंट या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इस केस में कम क्यों आएगा, बिकॉज ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक आपको पता है ना, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो दैट इज जो 5 आ रहा है वो इसकी लेंथ से बड़ा ही होगा, इसका मतलब ये छोटा ही आएगा इस केस में। सो इस केस में क्या पूछ रहा है आपको, अब रेशो पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की रेशो पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये रेशो आपको पूछ रहा है किसके इक्वल होगी। अब मुझे बताओ छोटा कौन सा होता है, छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है। तो अगर न्यूमिनेटर छोटा हो तो आंसर 1 से छोटा आता है, अगर न्यूमिनेटर छोटा हो तो आंसर 1 से छोटा आता है। फॉर एग्जांपल 2/3 तो आंसर 1 से छोटा आएगा, चेक कर लो, ठीक है। 5/7 आंसर 1 से छोटा आएगा, ठीक है। 5/7 ये भी आंसर 1 से छोटा आएगा। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा तो आंसर 1 से छोटा आता है। तो डिस्प्लेसमेंट या तो छोटी होती है या इक्वल होती है। तो जब डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी डिस्टेंस से तो आंसर लेस देन 1 आएगा। और दूसरा केस, जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी, जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस के, तो तब इक्वल नंबर को इक्वल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर या तो लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा, दैट इज डी पार्ट, इक्वल और लेस देन 1, ठीक है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज इक्वल और लेस देन 1, उसके लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो ये आपको याद रखना है, वेलोसिटी और टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएं, किसी कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है उसके लिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम ले लिया और वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी ले ली। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, कुछ भी ग्राफ आ सकता है, सपोज ये ग्राफ आया, इस ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालें, ठीक है, स्लोप होता है कि ये कितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पे ये एंगल जो होगा इसका tan थीटा करना वही स्लोप होती है, ठीक है। वहाँ तक अपने नहीं जाना है। तो जो इसकी स्लोप है वो हमें क्या देती है, वो हमें देती है एक्सेलरेशन, ये आपने याद रखना है, वो हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। और इसमें आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। फर्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, एरिया वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात, दो बातें आपको याद रखनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप होती है वो हमें देती है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करो, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो उसके अंडर का जो एरिया होता है वो हमें देता है स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अगर यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगी तो यहाँ आंसर वेलोसिटी आ जाएगा, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेलोसिटी होगा, और अगर डिस्टेंस होगा तो स्पीड होगा। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है इस केस में, ग्राफ के केसेस में। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अभी तो आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी ही इक्वल हो सकते हैं जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। तो अब देखो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन कौन सा, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यही आपका आंसर है। कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में तो अभी हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला, डिफरेंट आ रहे थे, ठीक है। पेंडुलम जो स्विंग करता है टू एंड फ्रो वो भी एक तरह का सर्कुलर मोशन होता है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन वो भी सर्कुलर मोशन होता है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन के मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, ये लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको तीनों लॉज ऑफ मोशन आने चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, एक्ट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल को एक वॉल की तरफ थ्रो किया, तो बॉल जो है वो वॉल पे फोर्स लगाता है, वो हो गया एक्शन, और वॉल जो है वो वापस फोर्स लगाती है बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल वापस बैक आता है, वो हो गया रिएक्शन। अब देखो एक्शन की जो फोर्स है वो लगी वॉल पे जो बॉल ने लगाई, और जो रिएक्शन की जो फोर्स है वो लगी बॉल पे जो वॉल ने लगाई। इसका मतलब जो दोनों फोर्सेस होती हैं एक्शन और रिएक्शन की वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं, ठीक है। जो दो बॉडीज कंटेक्ट में आती है ना वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगेगी, दूसरी दूसरे पे लगेगी, ठीक है। सो ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज और अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। बॉल ने फोर्स लगाई थी वॉल्स पे, सपोज ये वॉल है आपकी और ये यहाँ से बॉल आया, इसके साथ कोलिजन हुआ, तो बॉल इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और वॉल इस पे वापस फोर्स लगाती है जिसकी वजह से बॉल पीछे जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो ये फोर्स जो है ये लग रही है वॉल पे और ये वाली फोर्स लग रही है बॉल पे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पूरा आपको आना चाहिए, क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा के डाल सकते हैं। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। हैव सेम मैग्नीट्यूड, इसका आधा पार्ट सही है, एंड डायरेक्शन
ये क्यों गलत हो गया, डायरेक्शन सेम नहीं होती, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होता है इन दोनों फोर्सेस का। अगर ये 2 न्यूटन की है तो ये फोर्स भी कितनी होगी, 2 न्यूटन की होगी। अगर बॉल वॉल पे 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो बॉल वापस उस पर रिएक्शन जो होगा उतना ही लगाएगा, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन सेम नहीं होती, डायरेक्शन अपोजिट होती है। और ये कह रहा है कि एक्ट ऑन आइदर बॉडी, किसी एक बॉडी पे फोर्स लगेगी, ऐसा तो होता नहीं है। जब भी दो बॉडी कंटेक्ट में आती हैं, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगेगी, ये तो ला तो यही कहता है ना सेकंड ला, तो उतनी ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यही तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। Question number 6. A goalkeeper in a game of football pulls his hands backward after holding the ball शॉट एट द गोल, दिस एनेबल्स द गोलकीपर टू, ठीक है, आपने देखा होगा गोलकीपर जब बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ थोड़े से पीछे करता है, या क्रिकेट में भी जब कोई फील्डर कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथ को पीछे करता है, वो पीछे इसलिए करता है उसका अफेक्ट कम करने के लिए, ताकि उसके हैंड्स पे कम अफेक्ट हो। तो वो क्या करता है, बॉल का जो मोमेंटम होता है, क्योंकि बॉल मोशन में है, जब भी मोशन में होता है तो उसके पास किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसका जो टोटल मोशन है, टोटल मोशन हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग मोमेंटम, कि उसका मोमेंटम कितना है। टोटल मोशन ना ही मास से डिफाइंड होता है ना ही वेलोसिटी से डिफाइंड होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रक आपको टक्कर लगाता है, ट्रक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक साइकिल चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर ट्रक से टक्कर लगेगी आपकी, देखो दोनों की स्पीड तो सेम है लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम नहीं होगा, ट्रक से आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज ट्रक का मास ज़्यादा है। तो जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो उसके मोमेंटम से निकलता है। मोमेंटम जिसको पी से डिनोट करते हैं, जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मास से भी, मास और वेलोसिटी दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो क्या करता है, हाथ को पीछे इसलिए करता है कि उसका मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता जीरो होगा। अगर अचानक से जीरो होगा किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो फोर्स, रिएक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो बॉल का मोमेंटम चेंज होगा ना, जैसे ही वो कैच करेगा, पहले बॉल मोशन में था तो आप उसको रेस्ट में आना है, दैट मीन्स उसका मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन उसके मोमेंटम को वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज करता है, इसलिए हाथ पीछे लेके जाता है। टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मोमेंटम याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, आपको सभी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। मोमेंटम की एसआई यूनिट मास की होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो ये केजी मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की। Question number 7. An object starts from rest and attains a velocity of 10 meter per second in 10 seconds. What is the distance traveled by him in 10 seconds? ठीक है, तो ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको FAA में आया था, उसमें सिर्फ आपको यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करो, वहाँ पे बोला था एक्सेलरेशन फाइंड करो, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन में देखो, किसी भी क्वेश्चन में अगर रेस्ट वर्ड यूज़ हो जाए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो उसका मीनिंग होता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, ठीक है। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी जीरो थी, जीरो से कितनी होगी अब 10 होगी, दैट इज उसकी जो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने तक, उसको टाइम लगा 10 सेकंड्स का। अब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप यूज़ होगी इक्वेशन ऑफ मोशंस, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, और थर्ड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इस पे तो एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, इन इक्वेशंस पे आएगी एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, और फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं t से। तो डिस्टेंस इस इक्वेशन में है और इस इक्वेशन में है, देखो यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करता हूँ तो नहीं कर सकता, बिकॉज हमें a गिवन नहीं है, ठीक है, ए गिवन नहीं है ना, देखो ए गिवन नहीं है। अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करता हूँ, यहाँ भी ए यूज़ हो रहा है बट ए तो गिवन नहीं है, तो पहले हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ से ए फाइंड करेंगे। ये ए देखो, टी भी हमें गिवन है, यू भी गिवन है, वी भी गिवन है। तो पहले हमने इक्वेशन यूज़ की, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, विच इंप्लाइज दैट वी कितना है, वी आपका 10 है, यू कितना है, यू आपका 0 है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और टी कितना है, टी भी 10 है। तो ये तो 0 है तो यहाँ हो जाएगा a इंटू 10, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इस 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ सिर्फ a बचेगा। सो a विल बी इक्वल टू 10/10 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्केयर, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्केयर, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड होगी, अब ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, v की वैल्यू आपकी 10 है, सो 10 स्केयर, u की वैल्यू 0 है, 0 स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू a अभी हमने फाइंड किया एक्सेलरेशन 1 है, इंटू डिस्टेंस s, 10 का स्केयर 100, 0 का स्केयर 0 ही होगा, उसको छोड़ दो, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 इंटू एस, तो ये हो जाएगा 2s, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट s विल बी इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 मीटर्स। सो इसी तरह की आपको न्यूमेरिकल्स आएगी। सो 50 मीटर्स, बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ना ही रेस्ट से मोशन में जाएगा, ना ही मोशन से रेस्ट में आएगा, मतलब वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन कभी खुद ब खुद चेंज नहीं करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो चीज़ होती है एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता, और किसी भी ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन until an external force applied on it, ठीक है। इनर्शिया की ये डेफिनेशन है, तो इसका हो जाएगा आंसर ये, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या होता है,
इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है वो ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करने देता, रेजिस्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तभी ही चेंज होगा जब उसको आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसिस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट द मोशन ऑफ ए ट्रेन इज। तो ये कंसेप्ट है कि आपको याद रखना है क्या, कि अगर ट्रेन में बस में या किसी व्हीकल में चल रहे हो आप, ठीक है, जो मोशन में है, अगर कोई चीज़ आप हवा में उछालोगे, अगर वो आपके पीछे गिरती है, अगर वो आपके पीछे गिरती है, तो इसका मतलब है जो एसेलरेशन है, वो जो गाड़ी है वो एसिलरेटेड है, मतलब उसमें एसेलरेशन है, उसकी एसेलरेशन का मतलब हो गया उसकी स्पीड हर सेकंड में चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर वो कॉइन आपके आगे गिरता है, ठीक है, आपके आगे गिरता है, इट मीन्स वो जो ट्रेन है वो डीसेलरेट हो रही है या रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड होता है नेगेटिव एसेलरेशन, मतलब जब स्पीड डिक्रीज हो रही हो विद टाइम। और अगर वो कॉइन वापस आके आपके हाथों में ही गिरता है, इसका मतलब वो ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आप कॉइन ऊपर उछालोगे, अगर वो आपके पीछे गिरता है, पीछे गिरने का मतलब हो गया जब आपने उसको उछाला तो वो उसी स्पीड से चल रहा था जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी, जैसे ही उछाला उसका कॉन्टैक्ट ट्रेन से टूट जाएगा। अब ट्रेन तो एसेलरेट कर रही है, वो तो आगे निकल जाएगी, तो कॉइन जो है वो पीछे गिरेगा, ठीक है, एसेलरेट कर रही है। सिमिलरली जब रिटार्ड कर रही होगी तो ट्रेन की, जब कॉइन उछालोगे वो ट्रेन की स्पीड से चल रहा होगा, लेकिन उछालने के बाद उसका ट्रेन से कॉन्टैक्ट हो गया खत्म, लेकिन ट्रेन रिटार्ड हो रही है, उसकी स्पीड हरदम कम हो रही है, तो कॉइन जो है वो आगे निकल जाएगा, वो आपसे आगे गिरेगा, या फिर ऐसे कह लो आप कॉइन से पीछे हो जाओगे। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो कॉइन वापस आपके हाथ में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉइन भी उसी स्पीड से चलेगा, ट्रेन भी उसी स्पीड। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसने बोला कि बिहाइंड गिरेगा, तो बिहाइंड गिरेगा तो क्या आएगा, ट्रेन का मोशन कैसा होगा, एसेलरेटेड। अगर यहाँ पे होता है इन फ्रंट में अगर गिरता तो आंसर आता है रिटार्डेड, और अगर होता कि वापस आपके हाथ में आके गिरा तो आंसर होता है यूनिफॉर्म मोशन है उसका। क्वेश्चन नंबर 10, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो रॉकेट जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कुछ एप्लीकेशंस हैं, रॉकेट उस पर वर्क करता है। रिकॉइल ऑफ गन, ये भी याद रखना आप, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है, जब गन से बुलेट निकलती है तो गन पीछे की तरफ होती है ना, पीछे की तरफ फोर्स लगती है ना गन पे, जो शोल्डर पे लगती है जो चलाता है गन, तो उसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। क्योंकि बुलेट आगे गई है, मतलब बुलेट आगे गई है तो आगे फोर्स लगी है, तो उतनी फोर्स पीछे भी लगेगी ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन होगा तो जहाँ पे वहाँ पे रिएक्शन भी होगा ना। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, रिएक्शन होता है, जो बुलेट आगे जाती है उसका रिएक्शन होता है। तो ये किस पे वर्क करता है, ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और दूसरी इसकी एक एप्लीकेशन है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो जब डिसइंटीग्रेट होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में जब टूटता है तो वो जो छोटे न्यूक्लियस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे ब्लास्ट होता है ना बम, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े आगे पीछे गिरते हैं, तो वहाँ पे भी क्या चीज़ फॉलो होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये 3 एप्लीकेशन याद रखना है, रॉकेट, रिकॉइल ऑफ गन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये तीनों एप्लीकेशंस हैं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विल। तो अभी मैंने आपको लीनियर मोमेंटम का फार्मूला बताया था, P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो आपको अगर फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि अगर मास को कर दो डबल, तो कर दो डबल, मास हो जाएगा आप 2 टाइम्स 2m हो जाएगा m की जगह, एंड वेलोसिटी बिकम्स हाफ, तो वेलोसिटी को हाफ कर दो, पहले v थी तो अब v/2 हो जाएगी। तो अब पूछा कि मोमेंटम कितना होगा, देखो ये 2 और 2 कैंसिल, तो मोमेंटम अगैन कितना आ रहा है, mv ही आ रहा है, दैट इज सेम रहेगा, तो रिमेन सेम। अब इस क्वेश्चन को चेंज करके वो कुछ भी डाल सकता है, यहाँ डबल बोल सकता है, यहाँ हाफ की जगह यहाँ भी डबल बोल सकता है, यहाँ पे 4 टाइम्स बोल सकता है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसका पूछ रहा है वो इज सैम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, इज लीस्ट ऑन पोल्स, इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो जो वैल्यू ऑफ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अप्रॉक्सीमेटली तो हम न्यूमेरिकल्स में सैम ही रहते हैं, 9.81 होती है, इसकी वैल्यू भी याद रख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एसेलरेशन ही है, बट ग्रेविटी की वजह से एसेलरेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यूनिट एसेलरेशन की आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इसकी जो वैल्यू है ना वो स्लाइटली चेंज करती है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। मैक्सिमम कहाँ पे होती है आपको याद रखना है, मैक्सिमम होती है पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ पे होती है, मिनिमम आपकी होती है इक्वेटर पे। तो पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्यों होता है, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो वैल्यू जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, और मैक्सिमम पोल्स पे हो जाती है और मिनिमम इक्वेटर पे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन हो रहा है, लीस्ट ऑन द इक्वेटर, लीस्ट ऑन द पोल्स, पोल्स पे मैक्सिमम होती है, सैम तो नहीं होती। इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ये भी रॉन्ग हो गया, इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है, इक्वेटर पे मिनिमम होती है ना, पोल्स पे मैक्सिमम, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो बढ़ती जाएगी। यहाँ अगर डिक्रीज होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, क्योंकि पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी स्लाइटली। Question number 13, the gravitational force between two objects is F. If masses of both the objects are halved
विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी। वही है कि मासेस को अगर हाफ कर दो तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है F=G इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1/m2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्केयर। ठीक है, अगर आपके पास दो मासेस हैं m1 एंड m2, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और उनके बीच में अगर डिस्टेंस आ रहा है तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ये होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैपिटल G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि द वैल्यू ऑफ G डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन दे देगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कुछ नहीं, ये G की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी। सो यहाँ में बोल रहा है कि अगर इफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर हाफ, तो हाफ कर देने दोनों के मासेस और डिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो F विल बी इक्वल टू G। तो m1 को हाफ कर दो, m1/2 हो जाएगा, m2 को भी हाफ कर दो, m2/2 हो जाएगा, और r को सेम रखना r स्क्वायर। ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ 1/4 को, और अंदर बचेगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये देखो, ये तो वही फॉर्मूला है G m1 m2 r स्क्वायर, बट अब क्या आ गया 1/4। इसका मतलब जो अब फोर्स होगी F डैश वो पहले वाली फोर्स के 1/4 हो जाएगी, तो F/4 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसको किसने पकड़ के रखा हुआ है? ग्रेविटी ने। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। जैसे मून पे मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पे जो वेट हो जाता है किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो जीरो होता है, ये आपने याद रखना है। अर्थ की सरफेस पे जो G की वैल्यू होती है वो होती है 9.81, और अर्थ की सरफेस से अगर आप अंदर जाओगे डेप्थ में तो G की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, याद रखना, ये भी आपने याद रखना है, डिक्रीज होती है, और सेंटर पे आते आते G की वैल्यू जीरो हो जाती है, याद रखना। ठीक है, अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी G की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, नीचे आओ तब भी डिक्रीज, ऊपर जाओ हाइट पे जाओ तब भी डिक्रीज, डेप्थ में आओ तब भी डिक्रीज होती है। ठीक है, और सेंटर पे जाके जीरो हो जाती है। तो अगर G की वैल्यू जीरो है तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट होता है m इंटू G। तो अगर G जीरो है, मास चाहे जो मर्जी ऑब्जेक्ट का, वहाँ पे उसका वेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट जीरो होगा, याद रखना, मास नहीं जीरो होगा। मास तो होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ के सेंटर पे रख दिया, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर तो अभी भी वही है, बट उसका वेट जीरो हो जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन वहाँ पे जीरो होती है। An object weighs 100 Newton in air. When immersed fully in water, its weighs only 8 Newton. The weight of the liquid displaced by the object will be. तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है उसका वेट 100 न्यूटन है, उसको आपने किसी फ्लूइड में डाला है, किसी वाटर में डाला है, तो अब उसका वेट कितना हो गया? जब वो एयर में था तो उसका वेट 10 न्यूटन था, अब उसका वेट 8 न्यूटन हो गया। तो आपको फाइंड करना है द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये आर्चिमेडी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में डालते हैं या किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसका वेट कम होता है। ठीक है, बिकॉज उस पर अपवर्ड फोर्स लगती है, बियॉन्ड फोर्स। तो उसका जो वेट कम होता है वो किसके इक्वल होता है? जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसी के इक्वल होता है। अब इसका वेट कम कितना हुआ है? 10 से कितना हो गया? 8, तो 2 न्यूटन वेट कम हुआ है, तो इसने लिक्विड भी कितना डिस्प्लेस किया होगा? 2 न्यूटन। तो ये आर्चिमेडी का प्रिंसिपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर क्या है? ऐसा यूनिट आपको आनी चाहिए जो मैन फिजिकल क्वांटिटीज है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की यूनिट मुझे बताओ न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, नेगेटिव वर्क जब होता है, वर्क डन जब नेगेटिव होता है तो आपको एंगल बताना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए। उसके लिए आपको वर्क डन का फॉर्मूला होना चाहिए। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल हो जाएगा? थीटा हो जाएगा F और S के बीच में जो एंगल बन रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब कह रहा है कि वर्क डन नेगेटिव कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है सिर्फ 180 डिग्री पे। कब होती है? 180 डिग्री पे। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है -1। ठीक है, तो जब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, तब वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जब थीटा होता है 90 डिग्री, ये भी याद रखना, जब थीटा होता है 90 डिग्री तब वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ 90 आएगा तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो एफ एस से मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो टोटल आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि एक आपने कुछ उठाया हुआ है और आप चलते जा रहे हो। ठीक है, अपने सर पे कुछ उठाया हुआ है या कुछ बैग आपने उठाया हुआ है और आप चलते जा रहे हो, आपने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर का, तो बताओ वर्क डन कितना हुआ? तो उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा, बिकॉज आपकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है और आपने जो वेट उठाया हुआ है, देखो ये वेट अगर आपने कुछ उठाया हुआ है तो इस वेट की डायरेक्शन, इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ। देखो फोर्स ये और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। अब चाहे डिस्टेंस जितना मर्जी चल लो आप, चाहे ये वेट जितना मर्जी भारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा, याद रखना ये बात है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की बहुत सारी यूनिट होती हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है, ठीक है। जॉल तो होती है आपको पता है, न्यूटन मीटर भी एनर्जी की यूनिट होती है, याद रखना, ठीक है। किलोवाट एनर्जी की यूनिट नहीं होती, किलोवाट जो है वो पावर की यूनिट होती है। किलोवाट आवर एक यूनिट होती है, ये किलोवाट आवर ये भी ये एनर्जी की यूनिट होती है, किलोवाट आवर आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे एसआई यूनिट एनर्जी की तो वो जॉल हो जाएगी, और अगर आपको पूछे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये जेकेएसएसबी में बहुत बार आया भी है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की जो होती है वो होती है किलोवाट आवर, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी होती है 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये वैल्यू जेकेएसएसबी के एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। जूल ऐसा यूनिट और कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, और न्यूटन इंटू मीटर भी यूनिट होती है एक एनर्जी की, ये भी याद रखना, ठीक है। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्क डन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। वर्क डन ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता, तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप इजीली बता दोगे। वर्क डन होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। इट मींस यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब वर्क डन 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और इन दोनों के बीच के एंगल पे। तो डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पे भी डिपेंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जो मर्जी हो उस पर डिपेंड नहीं करता। 22, वाटर स्टोर इन अ डैम पॉसिस, ठीक है। डैम में जो वाटर स्टोर होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है ये पूछ रहा है वो, ठीक है। क्या नो एनर्जी होती है, ऐसा तो होता नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी, क्या वाटर वो मूव कर रहा होता है जो डैम में स्टोर होता है, नहीं, वो तो स्टेबल होता है, उसमें होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो ये पूछ लिया, अभी मैंने बताया था आपको 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स, तो कहाँ है 3.6 × 10⁻⁷, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, सॉरी इसका आंसर क्या है, ए है, क्योंकि इसने चेंज किया है थोड़ा सा। देखो पॉइंट को एक स्टेप आगे जब लेके जाते हैं तो पावर एक कम हो जाती है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 × 10⁻⁵ जूल्स, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 24, इफ द स्पीड बिकम्स 2 टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो अभी आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था ½ mv², तो वो कह रहा है स्पीड को 2 टाइम्स कर दो, तो मास को ऐसे ही रहने देना है, ½ m 2 टाइम्स, अब हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ½ m 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और v² एज इट इज। इस 4 को मैं बाहर लिख रहा हूँ और बाकी बचा ½ mv²। देखो ये ½ mv² तो वही काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाली, तो कितना टाइम्स होगी, 4 टाइम्स एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है। कितनी होगी अब 4 टाइम्स, तो ये स्क्वायर का ध्यान रखना, अगर स्क्वायर है ना इस पर, अगर मास को डबल कर देता तो वेलोसिटी डबल ही होती, क्योंकि 2m आता तो 2 ही एक्स्ट्रा आता, बट वेलोसिटी को डबल किया, वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर बोलता 3 टाइम्स तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाती है फिर काइनेटिक एनर्जी, याद रखना ये, ठीक है। 4 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है पोजीशन और कॉन्फिगरेशन पे, ठीक है। जैसे डैम पे मैंने बोला कि वाटर स्टोर है तो उस पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये किसकी वजह से है, ये उसकी पोजीशन की वजह से है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। देखो ना, यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और ये फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से, और जो होती है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो या तो पोजीशन की वजह से होगी या कॉन्फिगरेशन की वजह से। ये आगे पोजीशन की वजह से की एग्जांपल। कॉन्फिगरेशन, जैसे एक स्प्रिंग को आपने खींचा, ठीक है ना, खींचा मतलब क्या कि उसकी कॉन्फिगरेशन को आपने चेंज कर दिया, अब उसमें एनर्जी एक स्टोर होगी, अब उसको छोड़ोगे तो वो खुद ब खुद वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। तो खुद ब खुद कैसे आया, क्योंकि उस पर एनर्जी पहले से स्टोर थी, उसी एनर्जी की वजह से वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ गया, और उस एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। सो ये थे आपके 25 MCQ। हम 25 MCQ की 1-2 वीडियोस और लाएंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिजिक्स में आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है।